सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अ परफेक्ट वर्ल्ड एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। फिर से करते हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अ परफेक्ट वर्ल्ड एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले के एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाकर उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें आज के इस कमाल के एपिसोड में बिल्कुल भी मजा नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। बट इससे पहले प्रीवियस एपिसोड को थोड़ा सा जान लेते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, जहाँ पे शी-हाओ यहाँ पे उस ग्रेट एरा रेवोल्यूशन को पूरी तरीके से पास कर लेता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि हेवनली दाव का रूल जो कि भड़क चुका था वो यहाँ पर शी-हाओ को पूरी तरीके से मिटाने के लिए यहाँ आ चुका था। और यहाँ पर सभी को लग रहा था कि अब शी-हाओ का बचना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर शी-हाओ के हाथ पैर को बांध लिया जाता है। इस दौरान वैंग फैमिली का जो एल्डर था वो यहाँ पे वैंग फैमिली के ग्रेट ट्रेजर का यूज करते हुए शी-हाओ के स्पिरिट को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करता है, लेकिन शी-हाओ भी बहुत ही अच्छे से एक्टिंग करते हुए शी-हाओ के रंग में रंगना शुरू कर देता है और एंड में वो उसे इतनी बुरी तरीके से मारता है कि यहाँ पर सभी के होश उड़ चुके थे। अब यहाँ पर सारे इल्यूजन्स को ब्रेक करते हुए फाइनली शी-हाओ ऊपर की ओर जाने लगता है, क्योंकि शी-हाओ ने अपने एक नए रियलम, एक नए दाव को प्रिपेयर कर लिया था। और यहाँ आसमान में जब सभी लोग ये देखते हैं कि 9, 11 और 10 अर्थ रियलम के ऊपर भी एक बहुत ही जायंट सा रियलम मौजूद है, और यहाँ इतने टाइम में पहली बार हमें उन बाकी के 10 रियलम्स को भी दिखाया जाता है जो कि पूरी तरीके से जैसे थंडर पूल से घिरे हुए थे और आसपास काफी सारे डिवाइन ड्रैगन्स भी नजर आते हैं। और यहाँ 9, 11 और 10 अर्थ रियलम से जो पहला इंसान दस्तक देता है वो और कोई नहीं बल्कि अपना शी-हाओ है। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस पार्ट की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहाँ पे हमारा लास्ट पार्ट एंड हुआ था। और यहाँ पे हम लाइटनिंग कूल को देखते हैं जो कि उस रेवोल्यूशन के बाद यहाँ पे मैनिफेस्ट हुआ था, और यहाँ आसपास काफी अमाउंट में थंडर्स गैदर हो रही थी। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम बिलुआ लेक के इंपीरियल पास का सीन देखते हैं जहाँ पर शी-हाओ के सारे दोस्त मौजूद थे और शी-हाओ को ये लोग देखे जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हम शी-हाओ को देखते हैं जो कि थंडर एम्परर के अवतार को यहाँ पे मैनिफेस्ट कर लेता है। यहाँ पे जैसे थंडर एम्परर समन होता है तो आसपास तेज बिजलियां कड़कने लगती हैं। सारी की सारी यहाँ पर जो थंडर्स थी, ऐसा लग रहा था कि मानो यहाँ पे वो जो अवतार था ना वो सभी को कमांड कर रहा हो। यहाँ पे थंडर एम्परर की पावर को शी-हाओ पूरी तरीके से अपने मन मुताबिक यूज करना शुरू कर देता है। और यहाँ पे जैसे ही वो थंडर एम्परर के उस अवतार को कमांड करता है तो यहाँ पे शी-हाओ का ऑर्डर पाते साथ ही थंडर एम्परर का वो जो अवतार था वो अपने दोनों हाथों से सीधा उस थंडर लेक को जैसे पूरी तरीके से क्रश करना चाहता, वो दोनों हाथों से इसे थाम लेता है, जिसके बाद शी-हाओ इसे और तेजी से पुल करना शुरू कर देता है। यहाँ पे शी-हाओ की मैसिव से स्ट्रेंथ को देखकर आसपास के लोग उसी के बारे में चर्चा कर रहे थे कि असल में वही लड़का है जिसने कि वैंग फैमिली के एंसेस्टर की इतनी बुरी हालत कर दी। लेकिन जरा देखो, इतनी मेहनत करने के बाद, अभी डिवाइन रेवोल्यूशन का सामना करने के बाद भी ये कैसे अभी भी निडर होके यहाँ पे फाइट कर रहा है और अभी भी थंडर को चैलेंज कर रहा है। शी-हाओ बेसिकली उस पूरे के पूरे थंडर लेक को जैसे अपने अंदर समा लेना चाहता था। उसके अंदर जो थंडर ड्रैगन्स थे वो भी यहाँ पे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। वो लोग थंडर पूल के और ज्यादा डीप में जाने लगते हैं। इसके बाद शी-हाओ यहाँ पे अपनी कुन-फेंग टेक्निक को भी अनलीश करता है और तभी कहने लगता है राइस। ये कहते हुए यहाँ पर उसने अपनी मंशा जाहिर कर दी थी। सभी लोग देख के शॉक्ड थे कि वो थंडर पूल को यहाँ पे पूरी तरीके से चुराना चाहता है। और यहाँ पे स्पेशली जो फीनिक्स सिस्टर्स थी ना, ये लोग तो पूरी तरीके से शॉक्ड थी। अब ऐसी बातें करते करते वो दोनों आपस में कहने लगते हैं कि अगर हुआंग ने ये चीज कंटिन्यू रखा ना तो इससे इसकी इमेज खराब होगी, लोग तो उसे ही चोर कहेंगे। अब यहाँ पे ये बात रैपिड करके कान में पड़ जाती है और वो पलटती है और चिल्लाते हुए कहती है कि क्या बात है, आखिर तुम दोनों के पेट में इतना दर्द किस बात का? कौन सा हुआंग तुम्हारे घर से कोई चीज चुरा रहा है? और खबरदार, मेरे दोस्त के बारे में तुमने कुछ भी कहा, मैं अगली बार बर्दाश्त नहीं करूंगी। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एंड किंग है वो भी कहने लगता है कि हुआंग, जिस लाइटनिंग पूल को तुमने हाथों में थाम रखा है ये बस एक इल्यूजन है, इसका असली ट्रेजर है वो ट्राइब्यूलेशन लिक्विड जिसे कि इसका ट्रू ट्रेजर कहा जाता है, तो मैं वही लेना है। यहाँ पर शी-हाओ कहता है कि मैं जानता हूँ और मैं यहाँ पर सिर्फ कुछ ट्रेजर्स के लिए या फिर सूप के लिए इन बीस्ट को पकड़ने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे ये पूरा का पूरा थंडर पूल ही चाहिए। ये कहते हुए यहाँ पे शी-हाओ उसके वाटर को पूरी तरीके से अपने अंदर समाना शुरू कर देता है। यहाँ पे इसके स्टोरेज स्पेस में वो सारा पानी जाने लगता है, जो देखकर सभी लोग शॉक्ड थे। आखिर इस लड़के का इरादा क्या है और ये नामुमकिन चीज को कैसे कर सकता है? पर तभी सबके होश तब उड़ जाते हैं जब शी-हाओ फाइनली इसे काफी हद तक कर चुका था। लेकिन अगले ही पल शी-हाओ यहाँ पे द सिक्स्थ पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन जो कि हेवनली आर्ट है उसे एक्टिवेट कर देता है। यहाँ सिक्स्थ पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन को एक्टिवेट करते साथ ही वो यहाँ पर विलो गॉड के मेथड का भी यूज करता है, जिसके चलते वो यहाँ पर इनडिस्ट्रक्टेबल रियलम के साथ पूरी तरीके से रेजोनेट करने लगता है, जिसके बाद शी-हाओ की अल्टीमेट
परफेक्ट बाइंडिंग पावर शुरू होती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे गोल्डन कलर की जो चेन्स होती है जो कि स्पिरिचुअल एनर्जी के रूप में उसके बॉडी से बाहर निकलती है और यहाँ पे दोनों के दोनों स्पेल की मदद से पूरे के पूरे इस थंडर पूल को ही बाइंड करना शुरू कर देता है और अल्टीमेटली शिहाओ उस पूरे के पूरे थंडर पूल को ही अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है। यहाँ इसका साइज इतना मैसिव था कि लिटरली जिस फोर्स के साथ ये जो थंडर पूल था जो कि इस रेलम से बाहर जाने लगता है, उस फोर्स के चलते वो शिहाओ को भी अपने पीछे घसीटना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ शिहाओ भी अपनी पूरी जोर लगा रहा था, लेकिन यहाँ वो जो स्पेस में क्रैक बना था ना जहाँ पर से ये थंडर पूल आया था जिसकी वजह से डिवाइन रेवोल्यूशन एक्टिवेट हुआ था, यहाँ पे हम देखते हैं कि वो पूरी तरीके से धीरे धीरे क्लोज होने लगता है, जिसका मतलब ये जो थंडर लेक था इसकी स्पीड भी बढ़ जाती है। अब तभी हम देखते हैं कि शिहाओ का पागलपन काफी ज्यादा बढ़ चुका था, जो देखते साथ ही यहाँ पे अल्टीमेटली ग्रैंड एल्डर को भी आना पड़ता है। वो आते साथ ही शिहाओ की फटकार लगाते हैं और कहने लगते हैं कि शिहाओ क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम्हारा दिमाग ठीक है, अगर तुम कर क्या रहे हो, तुम्हें पता भी है कोई मामूली थंडर पूल नहीं है, इसी की वजह से यहाँ पे डिवाइन रेवोल्यूशन आया था और तुम ये कर क्या रहे हो, अगर तुम उस पार गए तो मौत ही बस तुम्हारी डेस्टिनी है, अभी के अभी उसे छोड़ दो और यहाँ वापस आओ। शिहाओ वहाँ दूसरी तरफ अपनी पूरा जोर लगा रहा था और कहने लगता है कि प्लीज मुझे एक आखिरी बार ट्राई करने दीजिए और तभी हम देखते हैं कि शिहाओ पूरी चीज जानते से अपनी ओर खींचने लगता है। पीछे से ग्रैंड एल्डर कहने लगते हैं कि तुम्हारी सोल डिस्ट्रॉय हो जाएगी अगर तुम ऐसे ही आगे जाते रहे, चुपचाप वापस आओ। लेकिन शिहाओ चिल्लाते हुए यहाँ पर अपनी सारी टेक्निक को अनलीश करता है और यहाँ पर फुल पावर के साथ उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहने लगता है कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले, तुम्हें मेरी बात सुननी है, मेरी तरफ आना है। और तभी वो फुल स्पीड के साथ उसके ऊपर हमला करता है और कहता है अब्सॉर्ब। यहाँ हम देखते हैं कि जैसे ही वो उसे खींचता है ना तो पूरा का पूरा ये जो थंडर लेक था शिहाओ के इस कंबाइन अटैक के चलते पूरी तरीके से श्रिंक होकर यहाँ पर उसकी बॉडी के अंदर समा जाता है, यानी कि पूरा का पूरा ये जो थंडर लेक है ये शिहाओ के बॉडी के अंदर समा चुका था। और जब ये प्रोसेस सारे के सारे एल्डर्स देखते हैं इंक्लूडिंग हमारे ग्रैंड एल्डर्स, तो उनके भी होश उड़ चुके थे, उनका मुंह भी ऐसे खुला का खुला रह जाता है। और तब यहाँ पे शिहाओ ने जो चीज की थी ना उसके चलते जो यहाँ पर हेवेंस का लॉ था वो और ज्यादा गुस्से में आ चुका था और तभी आसपास से तेज बिजलियां कड़कने लगती है। सभी का ध्यान यहाँ पर उस क्रैक की तरफ जाता है जहाँ पर से वो जो थंडर पूल था वो आया था, जहाँ मैसिव सी लाइटनिंग सीधा शिहाओ की तरफ बढ़ती है और सीधा शिहाओ की बॉडी को हिट करती है। इसके चलते शिहाओ की पूरी बॉडी कांप उठती है और यहाँ पर उसके ऊपर बहुत ही कड़ाकेदार लाइटनिंग गिरी थी। लिटरली उसके जो ऑर्गन्स थे जिसे वो भी डैमेज होने लगते हैं। शिहाओ सेकंड्स में ही दर्द के मारे चिल्लाने लगता है, उसकी बॉडी पर काफी बुरी इंजरीज हो चुकी थी और जहाँ जहाँ भी ये लाइटनिंग गई थी ना वहाँ शिहाओ की हालत देखने लायक थी। जो देखते साथ ही यहाँ पे ग्रैंड एल्डर भी कहने लगते हैं कि बेवकूफ, मैंने बोला था कि ऐसा पागलपन मत करो, लेकिन तुमने मेरी सुनी नहीं। शिहाओ लगातार दर्द के मारे छटपटाना शुरू कर देता है जिसके चलते सभी को उसकी फिक्र हो रही थी और तभी जहाँ पर से वो लाइटनिंग आ रही थी वहाँ पर एक ट्रेस का शेप लेने लगता है और यहाँ शिहाओ जैसे इसे देखता है तो वो कहने लगता है कि ये तो किसी इमॉर्टल के सर के जैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे ये फाइनली अपना शेप ले रहा है। और कोई बात नहीं, मुझे किसी चीज का डर नहीं, वैसे भी मैं एक बार इस रास्ते पे चल चुका हूँ, मुझे किसी दर्द की परवाह नहीं, लेकिन हाँ अगली बार मैं वापस से कोशिश करूंगा और पूरे के पूरे ट्रेसेस को कलेक्ट कर लूंगा। रुको, दोबारा किस बात का इंतजार, तुम्हें मुझसे दोबारा मिलने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं अभी और इसी वक्त सब कुछ क्लियर कर दूंगा ताकि कभी दोबारा हमारी मुलाकात हो ही ना पाए। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो फिगर धीरे धीरे पूरा शेप लेने लगता है। वहीं दूसरी तरफ फैट गाय को शिहाओ की बहुत ज्यादा फिक्र होती है तो वो उसे चिल्लाते हुए आगाह करने की कोशिश करता है और तभी फैट गाय चिल्लाते हुए कहने लगता है कि हुआंग, ये बस एक टूटा हुआ पुल है, अगर ये तुम्हारे हाथ से छूट जाता है तो फिर इसे जाने दो, प्लीज इसे जाने दो ताकि इसका गुस्सा शांत हो जाए, प्लीज ऐसा मत करो। यहाँ पे जैसे जैसे वक्त बीतने लगता है वो जो स्पेटियल रिफ्ट था यानी कि वो जो क्रैक था वो धीरे धीरे क्लोज होने लगता है। जैसा देखते साथ ही सभी के अंदर उम्मीद की किरण जागती है और यहाँ पे ग्रैंड एल्डर बताते हैं कि डिवाइन रेवोल्यूशन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और अब ये क्रैक जो है ये भी धीरे धीरे क्लोज हो रहा है, जिसका मतलब ये है कि अगर ये तब तक होल्ड कर पाता है तो मुझे लगता है कि इसके पास मौका होगा कि वो उस लाइटनिंग पूल को हमेशा हमेशा के लिए अपने पास रख पाए। अब यहाँ पे हेवन दाओ का जो लॉ था ये वापस शिहाओ को पनिश करने के लिए पहुंच जाता है, जहाँ पर वो धीरे धीरे करके अपना पूरा रूप ले लेता है यानी कि वही स्वॉर्ड का शेप। लेकिन तब तक शिहाओ भी अपनी आंखें बंद कर चुका था और वो यहाँ पर अपने कुनफेंग टेक्निक का यूज करता है, जहाँ पर वो 6th पैथ ऑफ रीइंकार्नेशन के साथ इसे फ्यूज कराते हुए एक जायंट से बैरियर को क्रिएट करता है। और जैसे ही वो जो बड़ा सा स्वॉर्ड था जो कि शिहाओ को क्रश करने के लिए आगे बढ़ता है, जैसे ही वो उसके ऊपर गिरता है तभी हम देखते हैं कि एक शील्ड शिहाओ के सर के ऊपर बन जाती है और ये बेसिकली उसके इन दोनों ही टेक्निक का फ्यूजन था। यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही शिहाओ पहले वाले स्ट्राइक को रोक लेता है तो यहाँ पर ये जो पनिशमेंट उसके ऊपर आया था वो भी अब दोबारा कोशिश नहीं करता और वो एक ब्रोकन फ्रेगमेंट का शेप लेते हुए यहाँ पर जिस क्रैक के अंदर से वो आया था उसी क्रैक की ओर तेजी से जाने लगता है, जिसका मतलब ये है कि शिहाओ के ऊपर से फिलहाल के लिए ये जो क्लाइमिटी थी ये पूरी तरीके से टल चुकी है और ये फ्रेगमेंट जैसे ही उस क्रैक के उस पार पहुंच जाता है अगले ही पल ये क्रैक भी पलक झपकते यहाँ से गायब हो जाता है, जो देखकर सभी की जान में जान आती है। और यहाँ पे ग्रैंड एल्डर जो कि इस बात से काफी ज्यादा
शॉक्ड थे, लेकिन उनके होश तो तब उड़ जाते हैं जब हम देखते हैं कि वो जो फ्रेगमेंट था वो वापस से शिहाओ के पास आने लगता है। लेकिन इस फ्रेगमेंट के अंदर थंडर लेक यानी कि थंडर पूल की बाकी की पावर्स मौजूद थी जो कि शिहाओ की तरफ बढ़ने लगती है, जो देखकर शिहाओ कहने लगता है कि इसके अंदर जो लाइटनिंग है वो मेरी बॉडी को टेम्पर करने के लिए काफी ज्यादा काम आ सकती है, और अगर मैं इसके जरिए से अपनी बॉडी को टेम्पर कर पाया यानी कि और अच्छे से रिफाइन कर पाया तो मुझे लगता है कि मैं बहुत ही जल्द दोबारा से ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। ये कहते हुए शिहाओ हवा में फ्लाई करते हुए तेजी से उसकी तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर आसपास के जितने लालची कल्टीवेटर्स थे ना, वो सब भी यहाँ पर अपना हाथ आजमाने के लिए शिहाओ के पीछे जाने लगते हैं, जो देखते साथ ही जो मैट्रियार्क वेई है वो यहाँ पर काफी ज्यादा भड़क जाती है और वो इन सभी को देखकर कहने लगती है कि क्या तुम लोग इंपीरियल पास के रूल्स को भूल गए हो? आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि जो डिवाइन ट्रेजर्स होते हैं वो सिर्फ फेटेड वन को ही मिलते हैं, यानी कि जिसकी किस्मत में होगा जो इसे अपने दम पे हासिल करेगा ये सिर्फ उसी से बिलोंग करेंगी, और तुम लोग यहाँ पर फोर्सफुली उससे वो छीनना चाहते हो। अगर तुम लोग ये सब करते हो तो इंपीरियल पास के लिए ये काफी ज्यादा शर्मनाक हादसा होगा। अब यहाँ पे तभी हम एल्डर तोगू को देखते हैं जो कि यहाँ पे जोर जोर से हंसने लगता है, कहने लगता है कि आखिर तुम क्या बात कर रही हो? हाँ, ऐसा फॉर्चून वो भी इस उम्र में, ये काफी ज्यादा रेयर चीज है, और यहाँ पे जितने भी कल्टीवेटर्स हैं वो कभी भी उसे ये चीज हथियाने नहीं देंगे, तो जाहिर है लोग तो उससे उलझेंगे ही, क्योंकि जलन बहुत बुरी चीज है, बहुत बुरी चीज। यहाँ पे हम देखते हैं कि शिहाओ के आसपास ये लोग मंडराना शुरू कर देते हैं, उसका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं, जो देखकर शिहाओ कहता है कि आखिर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम लोग कर क्या रहे हो? मैं पहले ही बता रहा हूँ कि कोई भी मेरे रास्ते में इंटरफेयर नहीं करेगा। इस दौरान यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो फ्रेगमेंट था वो सीधा आसमानों से जा लगता है, तभी यहाँ पर रेड कलर की रोशनी दिखाई देती है, जो देखकर सभी बहुत हो जाते हैं। शिहाओ कहने लगता है कि अगर मैंने इसे यहाँ से जाने दिया तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा लॉस होगा, भला मैं इसे कैसे अपने हाथों से जाने दे सकता हूँ। पर तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जब उस रेड लाइटिंग को वो देखता है तो वो भी यहाँ पे एक पल के लिए रुक जाता है, और यहाँ पे जो एल्डर वेई थी वो कहने लगती है कि क्या इसके पास भी अपना एक कॉन्शियसनेस है? तभी यहाँ पे एल्डर तोगू भी अपीयर हो जाते हैं, और वो भी इस नजारे को देखकर शॉक्ड थे और कहने लगते हैं कि ऐसा लगता है कि ये एक स्पिरिट बन चुकी है, और मुझे लगता है कि न सिर्फ इसके अंदर लाइटनिंग पूल की आधी पावर्स होंगी, बल्कि वो जो ब्लेड था जो कि डिवाइन ब्लेड था उसके भी एक छोटा सा पीस वो शायद इस फ्रेगमेंट के अंदर ट्रैप होके रह गई होगी, जिसके अंदर की उस इमोर्टल वेपन की ताकत है। देखते हैं कि जो एल्डर तोगू है ये भी अपने ट्रेजर को बाहर निकाल लेते हैं, और यहाँ पर तो जो एल्डर वेई थी ना उसका भी यहाँ पे ईमान डोल चुका था, वो भी यहाँ पर अपनी पावर को अनलीश करने लगती है और कहने लगती है कि क्या अपॉर्चुनिटी है, मैंने आज से पहले तो ऐसी कोई चीज विटनेस नहीं की। और तभी वो भी यहाँ पे अपनी पावर को अनलीश करने लगती है, जिसके बाद वो कहने लगते हैं कि चिंता मत करो, ये मेरे लिए नहीं चाहिए, मैं यहाँ पर इसे हमारे इंपीरियल पास के लिए कलेक्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि इसके जरिए से फिर हमारे इंपीरियल पास की ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी, ये और ज्यादा सेफ हो जाएगा, और फॉरेन रियलम के कल्टीवेटर्स यहाँ पे जब मन चाहे अटैक नहीं कर पाएंगे, और अब मुझे इसे हर हाल में ट्रैप करना ही होगा। ये कहते हुए वो यहाँ पर अपनी पावर को अनलीश करते हुए एक जायंट सा पाम अटैक सीधा उसकी ओर बढ़ा देती है, जिस पर एल्डर तोगू कहते हैं कि फिर मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा, और वो पाम अटैक सीधा आसमानों से जा टकराता है, जो कि यहाँ के बादलों को पूरी तरीके से हटा देता है, जहाँ पर कि वो फ्रेगमेंट छुप के बैठा था। लेकिन ये जो छोटा सा फ्रेगमेंट था ये बहुत से स्किप करने लगता है, पर तभी एल्डर तोगू जो थे वो अपने ट्रेजर को आगे कर देते हैं, जहाँ पे उनका वो बॉटल अपनी सक्शन फोर्स का यूज करते हुए अपने साइज को एक्सपेंड करता है और उस फ्रेगमेंट को अपने अंदर ट्रैप करने की कोशिश करता है, और काफी तेजी से उसे खींचे भी जा रहा था, और पलक झपकते हम देखते हैं कि वो उसे उस बॉटल के अंदर कैद भी कर लेता है। एल्डर तोगू यहाँ पे काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे थे, और वो हंसते हुए कहने लगते हैं कि फाइनली मैंने इसे अपने अंदर ट्रैप कर ही लिया, और देखने से लग रहा है कि अब ये कम्प्लीटली सप्रेस हो चुका है। लेकिन तभी यहाँ पे सभी के होश उड़ने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो ट्रेजर था ना ये काफी ज्यादा टेरिफाइंग ऑरा को रिलीज कर रहा था, जो कि असल में रेजिस्टिंग फोर्स है, यानी कि अंदर वो जो फ्रेगमेंट है वो यहाँ पे सरेंडर नहीं कर रहा बल्कि रेजिस्ट कर रहा है, जिसके चलते यहाँ पर काफी अमाउंट में जो रेजिस्टिंग ऑरा है वो रिलीज होने लगती है। यहाँ पे एल्डर वेई और एल्डर तोगू दोनों यहाँ पे शॉक्ड थे, और अगले ही पल इतना टेरिफाइंग इम्पैक्ट अंदर से वो फ्रेगमेंट रिलीज करता है कि एल्डर तोगू का ये जो ट्रेजर था ना उसके अंदर एक बहुत बड़ा सा क्रैक करते हुए वो सीधा बाहर आ जाता है, जिसके चलते अब सभी को यहाँ पर इसके पावर का अंदाजा लग चुका था। अब यहाँ हम देखते हैं कि ये इन सारे डिसाइपल्स के आगे बढ़ रहा था, जो देखते साथ ही सभी लोग अपनी कंबाइंड पावर का यूज करने लगते हैं, और यहाँ पर साथ मिलकर जैसे ही ये लोग एक अटैक को उसकी तरफ बढ़ा देते हैं, अभी यहाँ पर उस फ्रेगमेंट की रफ्तार और ज्यादा बढ़ जाती है, वो तेजी से इनके अटैक से आके कोलाइड करता है, जिसके चलते एक काफी तगड़ा वाला शॉक वेव यहाँ पर रिलीज होता है, और जो लोग कंबाइंड अटैक कर रहे थे वो भी इसके प्रेशर को फील कर पाते हैं। इसी के साथ यहाँ पे वो फ्रेगमेंट एक एक करके सभी को निपटाता हुआ चला जाता है। तभी यहाँ पे उसका सामना एल्डर वेई से हो जाता है, जो कि यहाँ पर आते साथ ही अपनी पावर को अनलीश करते हुए सीधा एक बैरियर को बना देती है, जिसके जरिए से वो इसे रोकने की कोशिश करती है। लेकिन ये जो फ्रेगमेंट था ये किसी बुलेट की तरह एक एक करके सारे बैरियर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, और बिल्कुल एल्डर वेई के कान के पास से सीटी बजाता हुआ निकल जाता है, जो देखकर एल्डर वेई के भी जो रिएक्शंस थे वो देखने लायक थे। और तभी यहाँ पर एक जायंट सा हैंड हम देख पाते हैं, जो कि उसी पूरी
पूरे के पूरे फ्रेगमेंट को अपने अंदर कैप्चर करना चाहता था, जिसे देखकर एल्डर वेई कहने लगती कि ये तो एक इनविजिबल एक्सपर्ट लग रहा है जो कि एंसेस्टर अल्टर से आया हुआ है, फिर वो कौन होगा। तभी हम देखते हैं कि जो यहाँ पे शीहाओ होता है वो भी आते साथ ही रुक जाता है क्योंकि वो जानता है कि ये और आग किसकी है। तभी यहाँ पर तेज लाइटिंग ऊपर से गिरने लगती है उस फ्रेगमेंट के ऊपर, जिसके चलते ये जो फ्रेगमेंट था ये कम्प्लीटली यहाँ पे फ्रीज हो जाता है। और तभी यहाँ पे ग्रैंड एल्डर आ जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि जो लाइटनिंग पावर इसके अंदर तुम लोग देख पा रहे हो ये बहुत ही ज्यादा मैसिव है, लेकिन ये इतनी भी ज्यादा नहीं कि कोई भी इसे आपस में बांट पाए। तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इसे जूनियर्स के लिए छोड़ देना चाहिए ताकि वो इसके जरिए से आने वाली जनरेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना पाए। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो हाथ था इससे पहले कि यहाँ पर वो उसे ट्रैप कर पाता, ग्रैंड एल्डर की बात सुनकर वो पूरी तरीके से यहाँ से डिसअपियर हो जाता है और उसके जाते साथ ही ग्रैंड एल्डर अब उस फ्रेगमेंट की तरफ देखते हैं, जैसा देखते साथ ही वो सीधा उसे रिलीज करते हुए शीहाओ की तरफ थ्रो कर देते हैं। और शीहाओ जैसे ग्रैंड एल्डर का इशारा पाता है तो वो इमीडिएटली अपने पास से थंडर पूल को बाहर निकाल लेता है, जैसे कि उसने भी कुछ देर पहले ही डिवोर किया था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो फ्रेगमेंट सीधा उसके अंदर जाके समा जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि बेचारे जो लोग अब तक यहाँ इसके लिए मेहनत करते हुए आ रहे थे, इनमें से किसी के हाथ पे भी वो फ्रेगमेंट नहीं लगता और जो इसका असली हकदार है उसके पास वो फ्रेगमेंट पहुंच जाता है। और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो एल्डर वेई थी वो यहाँ पे शीहाओ के करीब आती है और उससे कहने लगती है कि बताओ क्या तुम अपने उस लाइटनिंग पूल के एक छोटे से पीस को मुझे बेचना चाहोगे? मैं तुम्हें बहुत ही अच्छी कीमत अदा कर सकती हूँ, सोच के देखो और फिर जवाब देना। अगर तुम मान जाते हो तो मैं न सिर्फ तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगी बल्कि मैं तुम्हें रेयर डिवाइन मटेरियल्स भी प्रोवाइड कराऊंगी, यहाँ तक कि तुम अपने मन मुताबिक किसी भी सेल्फ रिलीज रिलम के मैजिकल आर्टिफैक्ट को भी चूज कर सकते हो। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्योंकि ये शीहाओ की सीनियर थी तो वो उसे मुंह पे मना तो नहीं कर सकता, तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि मेरे ख्याल से ये जो लाइटनिंग पूल है ना ये बहुत ही छोटा है, इसमें तो शायद मैं एक पैर भी ना रख पाऊँ, तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि मैं इसे किसी के साथ शेयर कर सकता हूँ। अब तभी यहाँ पे जो एल्डर तोगू है वो यहाँ पे शीहाओ के पास आ जाता है और कहने लगता है कि लड़के ने बिल्कुल सही कहा और वैसे भी मैडम वेई आपको भूलना नहीं चाहिए कि जो आपकी वेई क्लैन है ना आफ्टर ऑल एक इमॉर्टल दाओ फैमिली है, तो आपको नहीं लगता कि जो ऑफर आपने इस लड़के को दिया है ये बहुत ही ज्यादा कम है? थोड़ा सोचिए, लोग अगर सुनेंगे तो क्या कहेंगे? द ग्रेट वेई फैमिली की एल्डर वो एक जूनियर को कैसा ऑफर दे रही है? हाँ, लोग तो हंसेंगे। वैसे हुआंग तुम्हें मेरे ऑफर के बारे में क्या ख्याल है? मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए एक डार्क इमॉर्टल गोल्ड का पीस इनफ होगा। बताओ इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अब तभी हम देखते हैं कि एक दूसरा बंदा आगे आता है, वो कहने लगता है कि ये तो बस एक छोटा पीस देगा, मैं तुम्हें एक लार्ज साइज का इमॉर्टल गोल्ड का पीस दूंगा। तभी एक दूसरा बंदा चिल्लाते हुए कहता है कि इन सभी की बातों को दरकिनार कर दो क्योंकि मैं तुम्हें एक सुप्रीम बीइंग मैजिकल आर्टिफैक्ट दूंगा, तो बताओ क्या तुम मेरे साथ डील करोगे? और हाँ, मुझे ये हमेशा हमेशा के लिए नहीं चाहिए, बस मैं चाहता हूँ कि तुम 6 महीने के लिए मेरे क्लैन को ये चीज दे दो, जिसके बाद ये तुम्हारा हो जाएगा और वो सुप्रीम बीइंग इमॉर्टल आर्टिफैक्ट भी तुम्हारा होगा, साथ ही मैं तुम्हें इमॉर्टल गोल्ड भी दूंगा। अब तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो लिटिल प्रिंस था वो कहने लगता है कि सीनियर आपको नहीं लगता कि आप लोग कुछ ज्यादा ही कर रहे हो? अब तभी शीहाओ कहने लगता है कि सीनियर मेरा ऑफर तो सुन लीजिए, वैसे मुझे ना मीट खाना बहुत पसंद है और वैसे भी वांग क्लैन के 5 ड्रैगन्स वो भी इंपीरियल पास में मौजूद है ना, तो जो भी मुझे थोड़ा सा ड्रैगन मीट ला के देगा वो इस लाइटनिंग पूल को ले सकता है। यहाँ पर यह सुनकर सबकी बोलती बंद हो जाती है। तभी फैट गाय कहने लगता है कि एग्जैक्टली ये सबसे बेहतरीन ऑफर है, वैसे भी वैंग फैमिली से उलझने की ताकत किस में है ये हम भी देख लेंगे आज, और वैसे भी इन लोगों को तो पूरी तरीके से मिटा के रख देना चाहिए। यहाँ पे शीहाओ कहता है कि वैंग फैमिली के लोग दूसरों को बुली करते हैं और मैं नहीं चाहता कि ऐसे लोग इंपीरियल पास का हिस्सा बने, क्योंकि अगर इंपीरियल पास के मेंबर्स ऐसे लोग होंगे जो कि बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं और जो कि बस मौका देखते ही अपनी साइड चेंज कर लेते हैं, मुझे नहीं लगता कि इन लोगों को यहाँ पे रखना बिल्कुल भी सही होगा, क्योंकि ये लोग आगे चलकर हमारे लिए सबसे बड़ा डिजास्टर बन सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि शीहाओ ने ये बात इतने सारे एल्डर्स के मुंह के सामने कही। तभी यहाँ पर स्पेस में एक बहुत बड़ा सा क्रैक ओपन होता है और तेज बिजलियां यहाँ पे कड़कने लगती है और तभी यहाँ पर वैंग फैमिली के 3 हेड्स आ जाते हैं और उनमें से जो सेंटर में था वो बंदा कहने लगता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे वैंग फैमिली के बारे में ऐसे अनाप शनाप बोलने की? आखिर तुम खुद को समझते क्या हो? हाँ, तुम्हारे जैसा एक सिनर जिसके पूर्वजों ने क्या कुछ नहीं किया उसे हमने यहाँ पे आने दिया, यही बहुत बड़ी बात है, और यहाँ पे हमारे सामने हमारे खिलाफ बोल रहे हो। हमारे क्लैन के एल्डर को तुमने मारा है तो तुम्हें तो इसकी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम तुम्हें बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन तुम्हारी हिम्मत तो देखो, ये तो हमारी मेहरबानी है कि हमने अभी तक तुम्हें जिंदा रखा हुआ है, लेकिन आज तुमने सारी हदें लांघ दी है, जिसके चलते अब तुम्हारे साथ जो हमारा पुराना स्कोर है इसे तो बराबर करना ही होगा। और एक बात याद रखना, तुमने हमें यहाँ पे उकसाया है, तुमने यहाँ पे हमें आने पे मजबूर किया है और आज तुम्हारी जिंदगी से तुम इसकी कीमत अदा करोगे। तभी फैट गाय चिल्लाते हुए कहता है कि जरा देखो तो फिर से यहाँ पे ये लोग भौंकने के लिए आ गए, सारे कांड तुम करो, सारी चीजें तुम करो, लेकिन बेशर्मी के साथ हमारे सामने खड़े होकर हम ही पे तुम दादागिरी दिखा रहे हो। अभी रैबिट गर्ल चिल्लाते हुए कहती है कि हाँ, क्योंकि ये लोग एक नंबर के बेशर्म है, इन्हें शर्म ही नहीं आती। यहाँ पे एंड किंग भी कहता है कि बिल्कुल, अगर वाकई में तुम्हारे अंदर दम है ना तो यहाँ आओ और उलझ के दिखाओ, फिर तुम्हें भी पता
पता चल जाएगा कि आखिर तुम्हारे एल्डर हमारे हाथों कैसे मरे थे। जिस पर वैंग फैमिली का एल्डर भड़क जाता है और वो कहने लगता है कि तुम सब के सब मरने वाले हो। ये कहते हुए वो यहाँ पर चारों तरफ थंडर को कंट्रोल करना शुरू कर देता है और तभी हम देखते हैं कि जायंट सा ड्रैगन इनके पीछे मैनिफेस्ट होता है। लेकिन इससे पहले कि ये लोग अटैक कर पाते हैं तभी ग्रैंड एल्डर बीच में आ जाते हैं। सो होमीज, हमारा आज का ये पार्ट तो यहीं पे एंड होता है, लेकिन इसके नेक्स्ट पार्ट में काफी ज्यादा बूम बाम देखने को मिलने वाला है। बट इससे पहले तुम्हें इस वीडियो पे जल्द से जल्द 4K लाइक्स और 400 कमेंट्स पूरे करने होंगे और जितनी जल्दी तुम ये टारगेट पूरा कर दोगे उतनी जल्दी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो देखने को मिल जाएगी। बट गाइस, परफेक्ट वर्ल्ड के इस वीक का कमेंट ऑफ द वीक जाता है रोहित मल्ला, हेवन डिफाइंग और हम्माद को। सो कांग्रेचुलेशन गाइस। और अगर तुम्हें भी अपना नाम नेक्स्ट टाइम इस वीडियो पर देखना है तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। और रही बात मेरी कल्टीवेशन की, तो ये तुम्हें Q&A वीडियो में ही देखने को मिल जाएगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।